आप ही मुआवजा दे रहे हैं, मैं जो कहता हूं उसे सुनो। अविनाश हंसा और फिर तेजी से लुढ़क गया। शीर्ष पर अब वह था। फिर उसे प्रतिक्रिया करने का कोई समय दिए बिना उसने बिना किसी दया के उसके अंदर गहराई तक घुसाने से पहले अपनी छड़ी बाहर खींच ली। ओह! अवनी का शरीर खुशी से झटके खा रहा था क्योंकि उसने अपनी छड़ी को इतनी तेजी से उसके अंदर मारा। मेरे प्यारे अवनी, क्या अब मुझे तुम्हारे खूबसूरत स्तनों को छूने की इजाजत है? अविनाश ने चिढ़ाया। दूसरी ओर अवनी पहले से ही 7वें आसमान पर था और किसी भी तरह से आनंद को रुकने नहीं दे रहा था। जो चाहो करो, उसने सिर हिलाया। अविनाश मुस्कुराया क्योंकि उसने अब उसे नहीं छेड़ा। उसने उसका गाउन उतार दिया और फिर उसकी काली ब्रा उतार दी और नीचे झुककर उसकी खूबसूरत चूची को चाटना शुरू कर दिया। उसी समय उसने अपनी छड़ी अंदर पटकने से पहले बाहर निकाल ली। अन्नन! खुशी की लहरों ने उसके शरीर पर 2 अलग-अलग जगहों से हमला किया। यह एहसास उसके पहले से ही संवेदनशील शरीर के लिए बहुत ज्यादा था और वह जोर से कराह उठी। उसकी प्रतिक्रिया से प्रसन्न होकर अविनाश ने अपने कूल्हों की गति बढ़ा दी और उसके खड़े हुए निपल को चूसना शुरू कर दिया। अन्ना अन्ना अन्नघ! जब अविनाश ने उसे बेरहमी से चोदा तो अवनी खुशी से कराहती रही और साथ ही वह उसके सुंदर स्तनों के साथ खेलता रहा। जैसे जैसे उसकी पीठ ऊपर की ओर झुकती गई और उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ती गईं, उसका शरीर अनियंत्रित रूप से हिलने लगा। उसके पास जो भी ताकत बची थी, उसने उसका उपयोग उसके सिर को गले लगाने के लिए किया जो उसके निप्पल को चूस रहा था। फिर उसे अपने मुंह की ओर खींचकर उस पर एक चुंबन के लिए दबाव डाला। निस्संदेह अविनाश ने इस प्यारे प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया और उसकी जीभ उसके मुंह में प्रवेश करते ही तेजी से चलने लगी। जब वे एक दूसरे के साथ अपनी लार का आदान प्रदान करते थे तो उनकी जीभ वर्चस्व के लिए लड़ती थी। यह दृश्य अविश्वसनीय रूप से आकर्षक था। उसकी लार मीठी लग रही थी और जैसे अविनाश स्वाद का आनंद ले रहा था, उसने महसूस किया कि उसकी दीवारें सख्त हो रही हैं क्योंकि उसके पैर कांपने लगे थे। फिर उसने महसूस किया कि उसकी पकड़ उसके सिर पर कस रही है। वह जो आनंद महसूस कर रहा था वह भी बढ़ गया। यह जानते हुए कि वे दोनों अपनी सीमा पर थे, अविनाश ने चीजों को गति देने का फैसला किया। मंधम धम घ! उसके कूल्हे तेज गति से हिलने लगे, जबकि उसका हाथ उसके उभरे हुए चूचुक की ओर बढ़ा और उसने उस पर चुटकी काट ली। मम्मा है! खुशी आसमान छू गई और अविनाश का रस बाहर निकलने से पहले उसका पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। उग्घ! अविनाश ने उसके अंदर अपने वीर्य को भरने से पहले एक आखिरी धक्का भी मारा। फिर उसे महसूस हुआ कि अवनी की पकड़ कमजोर हो रही है। उसने उसके ठीक बगल में लेटते हुए उसके मुलायम स्तनों को धीरे से मसला। यह अच्छा लगा। उसने धीरे से बुदबुदाया और उसे पीछे से पकड़ लिया और उसके पूरे शरीर को छुआ। मिमी! अवनी ने धीरे से एम कहा। वह इतना थक गया था कि वह कुछ और नहीं कह सकता था। यह महसूस करते हुए कि वह थक गई है, अविनाश ने उसे छूना बंद करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसके हाथ हटने वाले थे, अवनी ने उसका हाथ अपने स्तन पर रखने से पहले पकड़ लिया। मिमी! उसने फिर से एक छोटा सा मिमी शब्द निकाला, जिससे अविनाश को अंदाजा हो गया कि वह क्या कहना चाहती है। निस्संदेह अविनाश ने निराश नहीं किया और उसके स्तन को धीरे से सहलाने से पहले वह मुस्कुराया। सोने से पहले वे दोनों काफी देर तक गले मिलते रहे। अगले दिन अविनाश और अवनी जाग गए। अवनी के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। अचानक अविनाश को कुछ याद आया और उसने माफी मांगी। अवनी, मुझे सच में खेद है। क्या हुआ? अविनाश ने कुछ नहीं कहा और सीधे अपना दिया हुआ 3 सितारा कवच बाहर ले आया।
मैंने आपके पारिवारिक खजाने को नष्ट कर दिया, अविनाश ने अपराध बोध से बुदबुदाया। जब अवनी ने कवच में उस विशाल छेद को देखा तो उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। उसने घबराहट में अविनाश की छाती को छुआ और सवाल किया, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कहीं चोट लगी थी? मैं ठीक हूं, लेकिन आपका कवच। इसके बारे में चिंता मत करो, आखिरकार यह सिर्फ कवच है। इसे किसी की सुरक्षा के लिए बनाया गया था और इसने ऐसा किया। अवनी ने लापरवाही से अपना हाथ लहराया। अविनाश ने सिर हिलाया और थोड़ा मुस्कुराया। वह जानता था कि वह बस लापरवाह व्यवहार करने की कोशिश कर रही थी। अगर विस्काउंट के परिवार द्वारा इसे पारिवारिक खजाने के रूप में माना जाता है तो कवच कीमती कैसे नहीं हो सकता है। लेकिन यह इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त कैसे हो गया, यहाँ तक कि एक 3 सितारा जानवर भी केवल इसमें सेंध लगा सकता है। इतना बड़ा छेद कैसे हो सकता है? क्या तुमने 4 सितारा जानवर की लाश नहीं देखी? ठीक है, रुको। लेकिन आपने कहा था कि आप 4 सितारा जानवर को आसानी से हरा सकते हैं, फिर यह कैसे हुआ? मैंने कहा था कि मैं अब एक 4 सितारा जानवर को आसानी से हरा सकता हूं। जब मैंने उससे लड़ाई की तो मैं उतना मजबूत नहीं था। इसके अलावा ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मैं कमजोर था। यह कहते हुए अविनाश ने अपनी टूटी हुई तलवार निकाल ली। जब मैं उसके हमले से बचाव कर रहा था तो मेरी तलवार टूट गई। यदि ऐसा न होता तो मैं इसे आसानी से हरा सकता था। अवनी ने भय से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। 2 सितारा तलवार और फिर 3 सितारा कवच को तोड़ने के लिए हमला कितना मजबूत होना चाहिए। यदि वह हमला अविनाश पर हुआ होता तो क्या होता? फिर उसने चिंतित दृष्टि से अविनाश की ओर देखा। यह जानते हुए कि वह क्या सोच रही थी, अविनाश मुस्कुराया और उसके सिर पर हाथ फेरा। चिंता मत करो, जैसा कि मैंने कहा, मैं मजबूत हूं। मेरा मतलब है, मैंने बिना हथियार के एक 4 सितारा जानवर को हराया है ना। तभी अवनी को एहसास हुआ कि अपनी तलवार और कवच खोने के बाद भी उसने एक 4 सितारा जानवर को हरा दिया और बिना किसी चोट के वापस आ गया। हालांकि उसके पास उपचार औषधि थी, लेकिन अगर चोट बहुत गहरी हो तो वह ठीक नहीं हो सकती। वह सचमुच अद्भुत है, अवनी ने मन ही मन सोचा। अब जब मैंने आपके पारिवारिक खजाने को नष्ट कर दिया है तो मैं अपने शरीर से आपको इसकी भरपाई कैसे करूं? हाँ, क्यों नहीं, अवनी जोर से हंसे जब दोनों एक दूसरे के ऊपर लुढ़क गए और शुद्ध आनंद का एक और दौर शुरू किया। अगले पूरे हफ्ते अविनाश ने अपने आनंदमय दिन अवनी, नव्या और लूना की छत्रछाया में बिताए। वह अपने पिछले शेड्यूल पर वापस आकर बहुत खुश था। हालांकि उसकी ताकत में कोई खास सुधार नहीं हुआ, लेकिन उसे जो खुशी मिली और उसकी महिलाओं की मुस्कान उसके लिए काफी थी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह काम नहीं करता था। एक दिन पहले उसने अपना कंसील सक्रिय किया और वुड्स राजवंश में प्रवेश करने के लिए राज्य छोड़ दिया। फिर उसने कुछ उत्पादों को सील करने से पहले सबसे प्रसिद्ध व्यापारी कंपनियों में से एक में प्रवेश किया। नहीं, उसने उन्हें नहीं खरीदा और उन्हें चुराते समय उसके दिल में थोड़ा सा भी अपराध बोध महसूस नहीं हुआ। अगर मैं उनका कुछ सामान चुराता हूं तो इससे इस जैसी बड़ी कंपनी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह सोचकर उसने जो भी अच्छा मिला उसे चुरा लिया और वापस कर दिया। उसे जाने, चोरी करने और वापस लौटने में 2 दिन लगे। उसके बाद वह एक और आनंदमय दिन बिताता है, इससे पहले कि उसे शाही महल की नौकरानी चार्वी से मिलने का समय मिले, जो अपने सप्ताह की छुट्टी पर बाहर गई हुई है। अभी अविनाश ने एक महंगा दिखने वाला बैंगनी रंग का लबादा पहना हुआ था। उसके काले बाल, उसकी सम्मोहक सुनहरे रंग की आंखें और बेहतरीन नक्काशीदार चेहरे के साथ वह आश्चर्यजनक रूप से आकर्षक लग रहा था।
ऐसी शक्ल देखकर क्या तुम्हें उस एनिस लड़की को रिश्वत देने की जरूरत भी पड़ेगी? वह शायद तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए ताकि वह तुमसे थोड़ी देर और बात कर सके। हम्फ हम्फ, अवनी ने नाक भौं सिकोड़ी। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जिस तरह से वे सिर हिला रहे थे उससे लग रहा था कि नव्या और लूना पूरी तरह से उससे सहमत थे। मैं उसे अपने शरीर से रिश्वत दे सकता हूँ, है न? अविनाश ने ठहाका लगाया। अवनी ने जवाब में नाक भौं सिकोड़ी। न तो सहमत हुई और न ही असहमत। हाँ हाँ, तुम बहुत प्यारी हो, अब बताओ क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? अविनाश ने आकर्षक मुस्कान के साथ पूछा। तीनों महिलाओं ने सिर हिलाया। लूना के चेहरे पर भी शर्म आ रही थी। तो फिर तुम तीनों मेरे होठों पर शुभकामनाओं का चुंबन क्यों नहीं देती? तीनों ने एक एक करके आगे आकर उसके होठों को सील करने से पहले चमकीली आंखों से फिर से सिर हिलाया। उनके सभी होठों का स्वाद चखने के बाद अविनाश नव्या की ओर मुड़ा और सिर हिलाया। आज मैं तुम पर भरोसा करूंगा। नव्या ने दृढ़ निश्चय के साथ सिर हिलाया, जैसे कि वह किसी युद्ध में जा रही हो। अपने बच्चे जैसे चेहरे के साथ उसकी अभिव्यक्ति बहुत प्यारी लग रही थी। दस्तक दस्तक दस्तक। 1 घंटे बाद नव्या ने एक अनजान घर के दरवाजे के सामने दस्तक दी। दरवाजा खुला और 20 साल की एक लड़की दिखाई दी। वह चारवी थी, एक 27 वर्षीय लड़की जो शाही महल में नौकरानी के रूप में काम करती है। उसके सुनहरे बाल, क्रिस्टल नीली आंखें, छोटी नाक और चेरी लाल होंठ थे। उसके चेहरे पर प्यारी झाइयां और पतला शरीर था। वह दिखने में निश्चित रूप से औसत से ऊपर थी, लेकिन जब नव्या, लूना या अवनी जैसी महिलाओं से तुलना की गई तो वह बहुत पीछे रह गई। चारवी। बहुत दिनों से नहीं मिले, नव्या ने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। हालांकि चारवी अभी अपने सामने खड़े एक सुंदर चेहरे वाले आकर्षक आदमी को देखने में व्यस्त थी और उसने कोई जवाब नहीं दिया। चारवी फिर नव्या ने उसके कंधे पर थपथपाया और वह आखिरकार अपनी कल्पना से बाहर आ गई। ओह नव्या, बहुत दिनों से नहीं मिले। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने सवाल किया। हालांकि वह यह कहते हुए अविनाश की ओर कुछ बार चुपके से देखती रही। कुछ नहीं, मैं बस अवनी के लिए कुछ खरीद रही थी जब यह सज्जन मेरे पास आए और पूछा कि वह शाही महल में काम करने वाली नौकरानी से कैसे संपर्क कर सकते हैं। मुझे तुरंत याद आया कि अभी तुम जा रही हो और मैं उसे यहाँ ले आई, नव्या ने समझाया। ओह, मैं समझ गई। चारवी ने स्काइला को सिर हिलाया, इससे पहले कि उसकी नजर अविनाश पर पड़ी, और वह चमकीली मुस्कुराई। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ सज्जन? नमस्ते सुंदर महिला, मेरा नाम कबीर कुमार है, वुड्स राजवंश से ब्रांडो मर्चेंट कंपनी का नेता। क्या हम अंदर बात कर सकते हैं? अविनाश ने सबसे आकर्षक मुस्कान के साथ उत्तर दिया। बेशक, वह अपनी विवेकशील आंख का उपयोग करना नहीं भूला। नाम चारवी कुमारी। आयु 27। माना कल्टीवेशन उन्नत। बॉडी कल्टीवेशन नश्वर। जाति मानव। प्रतिभा मध्यम। AVL 25। HP 280/280। MP 390/390। STR 29। AGL 34। VIT 28। STM 32। INT 40। डेफिनेट 28। उसकी मुस्कान ने काम कर दिया था क्योंकि चारवी का चेहरा थोड़ा लाल हो गया था और उसने जवाब दिया। ओह, मुझे बहुत खेद है। कृपया अंदर आइए। तो मैं विदा लेती हूँ, नव्या ने बड़बड़ाया। मिस, मैं आपकी मदद के लिए आभारी हूँ। इसका जिक्र मत करो, नव्या ने जवाब दिया। नव्या, बाद में अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिलना मत भूलना। कल आना, हम मिलेंगे।
हाँ, मैं आऊंगी। नव्या को आश्चर्य हुआ कि वह कब उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई, लेकिन चूंकि वह असभ्य नहीं दिखना चाहती थी, इसलिए उसने जाने से पहले सिर हिलाया। उसके हाव भाव को देखते हुए मुझे लगता है कि पहला कदम आसान होगा, उसने मन ही मन सोचा और जाने से पहले कुछ दुकानों की तलाशी लेती रही। दूसरी ओर अविनाश चारवी के घर में घुसा और एक कुर्सी पर बैठ गया। मुझे बहुत खेद है, मैं यहाँ अक्सर नहीं रहती हूँ, इसलिए फर्नीचर का रखरखाव ठीक से नहीं किया जाता है। मैं समझता हूँ इतनी मेहनत करने के लिए कि आपके पास अपने घर को सजाने के लिए भी समय नहीं है। आप एक मेहनती महिला हैं, अविनाश ने मुस्कुराते हुए तारीफ की। चारवी ने यह सुनकर शर्मिंदगी महसूस की और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हालांकि उसने उसकी बात को गलत समझा, लेकिन उसका उसे सुधारने का कोई इरादा नहीं था। ओह, मेरे शिष्टाचार कहाँ हैं? मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाऊं? मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे अपने मेहमानों के साथ अच्छा व्यवहार करना है। अविनाश ने हार मान ली और सिर हिला दिया। बेशक उसने अपनी समझ का इस्तेमाल करके देखा कि वह कुछ अजीब कर रही है या सोच रही है, लेकिन यह देखकर कि वह सिर्फ शर्माते हुए चाय बना रही थी, वह मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। कुछ मिनट बाद चारवी चाय और कुछ कुकीज लेकर लौटी। मुझे इंतजार करने के लिए खेद है। कोई समस्या नहीं है। फिर उसने एक घूंट पिया, इससे पहले कि उसकी आंखें चमक उठें। स्वादिष्ट। कुछ मिनटों का इंतजार? मैं इस चाय को पीने के लिए घंटों तक भी इंतजार कर सकता हूँ। तुम्हारे हाथ वाकई जादुई हैं, अविनाश ने पूरे दिल से प्रशंसा की। चारवी उसकी तारीफों से शर्मा गई और मुस्कुराई। उसके सामने बैठा यह आदमी वाकई देखने में अच्छा लग रहा था। इतना ही नहीं, वह उसके साथ विनम्र और सम्मानजनक भी था, दूसरे सभी अमीर लोगों से अलग जो उसके साथ कुछ भी नहीं करते। चारवी को उसके बारे में अच्छी धारणा थी। फिर वह दूसरी कुर्सी पर बैठ गई और पूछा, सर कबीर, क्या मैं आपके यहाँ आने का उद्देश्य जान सकती हूँ? देखिए, मेरी ब्रांडो मर्चेंट कंपनी नई है, लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि हमारे पास जो भी उत्पाद हैं, वे सभी उच्च गुणवत्ता वाले हैं। वुर्स राजवंश में हमें जिस प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, वह बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने यहाँ आने और अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया, यह मानते हुए कि दूसरे राज्य के उत्पाद यहाँ तेजी से बिक सकते हैं और उनकी मांग भी ज्यादा होगी। मैं अपने उत्पादों को शाही हरम में भी बेचना चाहता था और मैंने सोचा कि ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका मुख्य नौकरानी के जरिए है। चूंकि मैं मुख्य नौकरानी से सीधे संपर्क नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इसमें मेरी मदद कर सकती हैं। चारवी ने समझकर सिर हिलाया। यह पहली बार नहीं था जब कोई उसके पास इस तरह आया था, लेकिन दूसरों के विपरीत इस व्यक्ति ने उसके साथ विनम्रता से व्यवहार किया और वह अच्छा दिखता है। वह अपनी क्षमता के अनुसार उसकी मदद करना चाहती थी। यह देखकर कि उसने कोई जवाब नहीं दिया, अविनाश ने आगे कहा, बेशक मैं आपको कुछ दिए बिना यह एहसान नहीं मांगूंगा। श्री कबीर, कृपया ऐसा न कहें, आपको मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं है। आज मेरी आखिरी छुट्टी थी। मैं कल शाही महल में वापस आऊंगा और मुख्य नौकरानी को आपके बारे में बताऊंगा। चिंता न करें, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप परसों उसी स्थान पर उसी समय मुख्य नौकरानी से बात करेंगे। मैं आपसे बस इतना अनुरोध करता हूं कि आप देर न करें, क्योंकि मुख्य नौकरानी समय के मामले में सख्त है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अविनाश ने फिर इत्र की एक बोतल निकाली और बोला, मिस चारवी, यह मेरा छोटा सा उपहार है। कबीर, जैसा कि मैंने कहा, आपको मुझे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। यह आपकी मदद के लिए नहीं है कि आपने मुझे हेडमेड से मिलवाया, यह आपके द्वारा मुझे परोसी गई स्वादिष्ट चाय के लिए है।
मिस चार्वी, कृपया इसे ले लो। इसे मेरे द्वारा कुछ अंक प्राप्त करने के रूप में समझो ताकि मैं किसी दिन फिर से यहाँ आ सकूं और चाय पी सकूं। अविनाश ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया और उसे उसके हाथों में रख दिया। इस बार चार्वी ने इनकार नहीं किया। वह अपने शीशे के सामने इत्र रखने से पहले थोड़ा शर्मा गई। फिर अविनाश के जाने से पहले दोनों ने थोड़ी और बातचीत की। मेरे महीना की आखिरी छुट्टी। नव्या के अनुसार उसे अभी भी कम से कम 4 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। यह सोचना कि वह अपनी छुट्टी को रद्द करना चाहती है ताकि वह आपकी जल्दी मदद कर सके। अच्छा दिखने वाला चेहरा वाकई मदद करता है, ओह, अवनी ने झुंझलाहट में कहा। ओह चलो, यह मेरे चेहरे की वजह से नहीं था, यह इसलिए था क्योंकि मैं अपने दृष्टिकोण में विनम्र और सम्मानजनक था। क्या तुमने खुद को सुना भी? विनम्र और सम्मानजनक? काश यह इतना आसान होता। क्या वह तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार नहीं होगी अगर तुम उससे और विनम्रता और सम्मानपूर्वक पूछोगे? अविनाश चुप रहा। हो सकता है अवनी समझ गया कि उसकी चुप्पी का क्या मतलब था। अच्छा दिखने वाला चेहरा वाकई मदद करता है, नव्या ने पीछे से बड़बड़ाया और लूना ने सिर हिलाया। तीनों को एक साथ काम करते देख अविनाश के होंठ फड़कने लगे। फिर उसने खुद को शांत किया और मुस्कुराया। चलो लड़कियों, क्या यह अच्छी बात नहीं है? जितनी जल्दी हम हेड मेड से मिलेंगे उतनी ही जल्दी हमारी योजना आगे बढ़ेगी, है न? यही तो समस्या है, नव्या और अवनी ने एक साथ जवाब दिया, जबकि लूना ने सहमति में सिर हिलाया। अविनाश ने बस अपना सिर हिलाया और हंसा। ठीक है, ऐसा मत करो। क्या हेड मेड से मिलने से पहले हमारे पास अभी भी 2 दिन नहीं हैं? क्या हमें इस बारे में बात करने के बजाय जो समय हमारे पास है उसका आनंद नहीं लेना चाहिए? अविनाश ने सुझाव दिया। अवनी की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, हम्मा, आपको हमें यह बताने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि क्या करना है। मिस चार्वी, मुझे लगता है कि मैं आपके साथ ईमानदार रहा हूं और मैंने आपको किसी भी तरह से नाराज नहीं किया। फिर आप अभी भी मुझे धोखा देने की कोशिश क्यों कर रही हैं? अविनाश ने अपने सामने खड़ी महिला और उसके पीछे खड़ी चार्वी को देखते हुए पूछा। क्या मतलब है सर कबीर? चार्वी ने घबराहट और उलझन में पूछा। उसने उसे बिल्कुल भी धोखा नहीं दिया। वह ऐसे सज्जन व्यक्ति को धोखा देने की कोशिश क्यों करेगी? मैंने यहाँ आने से पहले कुछ शोध किया है और मुझे पता है कि मुख्य नौकरानी 40 साल से ज्यादा उम्र की महिला है। यह महिला जिसे आप यहाँ लाए हैं वह 25 साल से ज्यादा उम्र की कैसे नहीं है? अगर आप मुझे धोखा देना चाहते थे तो आप कम से कम इस खूबसूरत लड़की को यहाँ लाने के बजाय एक बड़ी उम्र की महिला को ला सकते थे। युवा लड़की के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने उसकी बात सुनी और उसने जवाब दिया, मिस्टर कबीर, आपने गलतफहमी जताई है। चार्वी ने आपको किसी भी तरह से धोखा नहीं दिया। मैं वास्तव में शाही महल की मुख्य नौकरानी हूँ, प्रिया अग्रवाल। क्या? अविनाश ने आश्चर्यचकित भाव बनाए। फिर उसने अपनी अभिव्यक्ति को पूरी तरह से माफी मांगने वाली मुस्कान में बदल दिया और चार्वी की ओर मुड़ गया। मिस चार्वी, मुझे आप पर विश्वास न करने के लिए बहुत खेद है। नहीं, कोई बात नहीं, चार्वी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अविनाश फिर प्रिया की ओर मुड़ा और मुस्कुराया। मिस प्रिया, मुझे मानना होगा, आपने खुद को अच्छी तरह से बनाए रखा है। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। वह अभी भी हैरान था कि यह लड़की जो 25 साल से ज्यादा की नहीं लग रही थी, महल की 40 साल से ज्यादा की हेडमेड थी। खैर नहीं, वास्तव में वह पहले से ही सच्चाई जानता था। वह बस उसकी तारीफ करना चाहता था और उसके अच्छे पक्ष में आना चाहता था। नाम प्रिया अग्रवाल। आयु 43। माना कल्टीवेशन मास्टर।
बॉडी कल्टिवेशन नश्वर, जाति मानव, व्यवसाय स्काईफॉल किंगडम के शाही महल की मुख्य नौकरानी, प्रतिभा मध्यम, AVL 33, HP 280/280, MP 390/390, STR 40, AGL 42, VIT 41, STM 40, INT 58, डेफिनेट 37। मिस प्रिया, मुझे मानना होगा, आपने खुद को अच्छी तरह से बनाए रखा है। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अविनाश ने प्रशंसा की। प्रिया 1.65 मीटर लंबी महिला थी। उसके बाल सफेद रंग के थे, जिसके सिरे पर गुलाबी रंग के शेड्स थे। यह गुलाबी बैंगनी आंखों के साथ अच्छी तरह से मेल खाता था और उसकी सांवली त्वचा उसे दूसरों से अलग आकर्षण देती थी। उसकी छोटी नाक और गुलाबी लाल होंठ अवनी को टक्कर देने वाली एकदम सही घंटे के आकार की काया के साथ मिलकर उसे एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक महिला बनाते थे। वह वास्तव में एक ऐसी सुंदरता थी जिसकी तुलना नव्या और लूना से की जा सकती थी। अपनी सांवली त्वचा के साथ उसने अविनाश को एक घातक झटका दिया। अचानक अविनाश के सिर के अंदर एक आवाज गूंजी, मिशन प्रिया अग्रवाल को चोदो। विवरण, अच्छा, प्रिया अग्रवाल को चोदो। इनाम 10 सिस्टम पॉइंट। चेतावनी, यदि मिशन विफल हो जाता है तो क्षमता क्रेविंग टच अक्षम हो जाएगी। समय सीमा 15 दिन। अविनाश मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। मिस्टर सिस्टम, हमेशा की तरह आप एक कदम बहुत देर से आए हैं। मैंने पहले ही यह करने का फैसला कर लिया है, इसलिए आपका मिशन व्यर्थ है। बेशक मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, यह मुफ्त सिस्टम पॉइंट है। धन्यवाद मिस्टर कबीर, आप भी बहुत आकर्षक लग रहे हैं। प्रिया मुस्कुराई और वापस तारीफ की। अविनाश फिर चार्वी की ओर मुड़ा और मुस्कुराया। मिस चार्वी, क्या आप कृपया मुझे फिर से अपने हाथों से बनी चाय पीने की अनुमति देंगी? ओ बेशक, आप दोनों बैठो और बात करो, मैं चाय बनाती हूँ। चार्वी ने सिर हिलाया और उत्साहित नजर से रसोई में भाग गई। ठीक है मर कबीर, हालांकि मैं आपसे और बात करना चाहूंगा, लेकिन मुझे अभी भी कुछ काम निपटाना है, इसलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मैं समझता हूँ। अविनाश ने समय बर्बाद नहीं किया और उसके हाथ में परफ्यूम की एक बोतल आ गई। मिस प्रिया, क्या मैं एक पल के लिए आपका हाथ थाम सकता हूँ? अविनाश ने धीरे से पूछा और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। प्रिया के चेहरे पर लाली की एक झलक दिखाई दी, जो एक पल में गायब हो गई और उसने सिर हिलाया। फिर अविनाश ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसकी कलाई पर कुछ परफ्यूम छिड़का। प्रिया ने अपना हाथ अपनी नाक के पास ले जाकर सूंघा। गार्डेनिया की ताज़ा खुशबू उसकी नाक में घुसी और वह मुस्कुराई। यह वाकई बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, उसने तारीफ की। जैसा कि वे कहते हैं, परफ्यूम के बिना आप कभी भी पूरी तरह तैयार नहीं होते। इस परफ्यूम का नाम है फ्रेग्रेंट मेमोरीज। यह हमारे सबसे अच्छे उत्पादों में से एक है। बेशक वह परफ्यूम को इस तरह से पेश करने के लिए पर्याप्त रचनात्मक नहीं था। वह सिर्फ उस व्यक्ति की नकल कर रहा था जो वुड्स डायनेस्टी में इसे बेच रहा था। उसने सिर्फ इतना किया कि उसने नाम बदल दिया, लेकिन वह भी अवनी ने दिया था। हाँ, उसने न सिर्फ उनके उत्पाद चुराए बल्कि उनका परिचय भी चुराया। अविनाश फिर हिम्मत करके उसके कंधे को छूता हुआ उसके पास गया और उसकी गर्दन पर परफ्यूम छिड़का। यह मेरा पहला उत्पाद है और मेरा तुम्हें उपहार। अविनाश ने अपनी सीट पर वापस आकर आकर्षक ढंग से मुस्कुराया। प्रिया अभी भी उसकी मुस्कान के कारण अचंभित थी, लेकिन उसने जल्द ही खुद को अपनी कल्पना से बाहर निकाला और जवाब दिया, आपको मुझे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। यह संभव नहीं है।
हमेशा सुंदरियों की सराहना करनी चाहिए और आपको यह परफ्यूम देना बस मेरा काम है। आप एक अनुभवी प्लेबॉय की तरह लगते हैं। मैं बस अपने विचारों के साथ ईमानदार हो रहा हूं। प्रिया थोड़ा मुस्कुराई, फिर अविनाश ने एक बैंगनी रंग का गाउन निकाला और परिचय कराया। अगला यह खूबसूरत गाउन है जो शुद्ध रेशम से बना है। इसे पहनने वाली किसी भी लड़की की खूबसूरती में 2 अतिरिक्त सितारे जुड़ जाएंगे। इसके बाद अविनाश ने कुछ और आइटम पेश किए, जबकि वे चार्वी द्वारा बनाई गई चाय पी रहे थे। 1 घंटे बाद अविनाश ने फैसला किया कि यह पर्याप्त था और कहा, मेरे पास अभी भी कुछ और आइटम हैं, लेकिन मुझे पता है कि मिस प्रिया एक व्यस्त व्यक्ति हैं। क्या हम दोनों कल मिलेंगे? सिल्वर मून रेस्तरां यहाँ बहुत लोकप्रिय है। क्या हम वहाँ एक ही समय पर मिलेंगे? कबीर, मेरे पास अभी भी कुछ समय है। हम इसे आज ही खत्म कर सकते हैं। हमें इसे जल्दी करने की जरूरत नहीं है ना? या ऐसा है कि आपको मेरे साथ कुछ समय बिताना पसंद नहीं है? क्या मैंने कुछ ऐसा किया जिससे आपको बुरा लगा? अविनाश ने थोड़ी उदास नजर से पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि आपसे मिलना वास्तव में एक सुखद अनुभव था। ठीक है, हम जैसा कहेंगे वैसा करेंगे और मैं कल आपसे मिलूंगा। प्रिया के अंदर कुछ ऐसा था जो उसे सहमत होने के लिए मजबूर कर रहा था। जब उसने उसकी उदास नजर देखी, उसे इस आदमी के बारे में अच्छी धारणा थी। हालांकि उसने कई व्यापारियों से काम लिया था और उनमें से कई ने उसकी बहुत प्रशंसा की और उसकी खूब तारीफ की, लेकिन उनमें से ज्यादातर ने उसे सिर्फ सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के रूप में देखा। दूसरी ओर अविनाश अपनी तारीफों में सच्चा लग रहा था और उसके साथ सम्मान से पेश आ रहा था। इतना ही नहीं, वह देखने में भी बहुत अच्छा था। तो तय हो गया, हम कल मिलेंगे। अविनाश खड़ा हुआ और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। प्रिया ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा और खड़ी हो गई। मैं पर्याप्त समय निकालने और आपके साथ लंबे समय तक बैठने का ध्यान रखूंगी। अविनाश ने मुस्कुराते हुए उसे दरवाजे तक पहुंचाया और जवाब दिया, मैं इसके लिए आभारी रहूंगा। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, कबीर। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, मिस प्रिया। जब प्रिया चली गई तो अविनाश ने चार्वी की ओर देखने से पहले आह भरी। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं उसके अच्छे पक्ष में आ पाया? चिंता मत करो मिस्टर कबीर, मैं गारंटी दे सकती हूँ कि उसे आपके बारे में अच्छी धारणा थी। चार्वी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह, तुम इतने आश्वस्त कैसे हो? क्या तुम्हें हेडमेड प्रिया की कही बात याद है कि वह व्यस्त थी और उसे कुछ काम करना था? अविनाश ने सिर हिलाया। वह सिर्फ कहने के लिए ही ऐसा नहीं कह रही थी। उसे वाकई कुछ करना था। उसने मुझसे कहा कि उसे आधे घंटे में जाना है। हालांकि वह यहाँ बैठी और तुम्हारे साथ 1 घंटे तक बात की और यहाँ तक कि लंबे समय तक बैठने के लिए भी तैयार थी। वह एक ऐसी व्यक्ति है जो समय के साथ बहुत सख्त है। वह कभी भी वह नहीं करती जो वह करती है, जब तक कि वह जिस व्यक्ति से बात कर रही है वह कोई उच्च पदस्थ कुलीन व्यक्ति न हो या उसके सामने वाले व्यक्ति के बारे में उसकी बहुत अच्छी धारणा न हो। और मेरा विश्वास करो, कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक मुलाकात में उसके अच्छे विचारों में नहीं आ पाया है। अविनाश ने यह सुनकर मुस्कुराया और बुदबुदाया, लगता है मैं थोड़ा भाग्यशाली रहा। हेडमेड प्रिया, आप यहाँ हैं, कृपया इस तरफ। एक वेटर ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और एक निश्चित कमरे की ओर इशारा किया। प्रिया ने जब उसे देखा तो उसने अपनी आंखें ऊपर उठाईं। वह जहां भी जाती थी उसके साथ सम्मान से पेश आया जाता था, लेकिन यह इस हद तक नहीं था। उसने इन बेकार विचारों को दूर करने के लिए अपना सिर हिलाया और वेटर द्वारा बताए गए कमरे में चली गई।
कमरे में प्रवेश करते हुए उसने देखा कि मिस्टर कबीर शानदार काले रंग के लबादे पहने हुए कुर्सी पर बैठे थे। जब मिस्टर कबीर की नजर उस पर पड़ी तो वे चमक उठीं और वह तेजी से मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़े। मिस प्रिया, आप कल से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए तारीफ की। प्रिया ने उसका हाथ थामा और उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। उसने आज थोड़ा मेकअप किया था और उसे खुशी हुई कि उसने इसे देखा। मम्मा, आपकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। अविनाश ने फिर से तारीफ की, इस बार एक सार्थक मुस्कान के साथ। प्रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने आज आपका परफ्यूम ट्राई किया। जैसा कि वे कहते हैं, एक रत्न तभी चमकता है जब वह सही हाथ में हो। मुझे अपने कल के व्यक्तित्व पर बहुत गर्व है कि मैंने अपने परफ्यूम के लिए सही रत्न पाया। कृपया बैठिए मिस प्रिया। फिर अविनाश ने एक सज्जन की तरह कुर्सी खींची और उसे पेश किया। प्रिया ने मुस्कुराते हुए प्रस्ताव स्वीकार किया और बैठ गई। चूंकि मुझे इस जगह के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैं आपको हमारे लिए खाना ऑर्डर करने दूंगा। मुझे विश्वास है कि आपका निर्णय सबसे सटीक होगा जो मैं पा सकता हूं। अविनाश ने धीरे से मुस्कुराया। प्रिया ने खाना मंगवाया और अविनाश ने गुलाबी रंग का गाउन निकाला और परिचय कराया। यह उन वस्तुओं में से एक है जिन्हें मैं कल पेश करने में चूक गई था। कल के गाउन की तरह यह भी शुद्ध रेशम से बना है, हालांकि इसे हमारे बेहतरीन दर्जी द्वारा डिजाइन किया गया है। गुलाबी रंग के गाउन और बैंगनी डिजाइन का संयोजन आपकी आंखों से भी मेल खाता है। मुझे इस उत्पाद पर विशेष रूप से गर्व है। यह वास्तव में अद्भुत है। अविनाश ने फिर कुछ और वस्तुएं निकालीं और उनका परिचय कराया। प्रिया को वे सभी पसंद आईं। हालांकि जब अविनाश एक और वस्तु निकालने वाला था तो उसने उसे रोक दिया और सवाल किया, मिस्टर कबीर, कृपया ईमानदार रहें। क्या आप मेरे माध्यम से रॉयल पैलेस में अपने उत्पाद बेचने का इरादा रखते हैं? उसके सवाल पर अविनाश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह शुरुआती योजना थी। हाँ, शुरुआती? हाँ, लक्ष्य अभी भी वही है, लेकिन मुझे अभी एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य मिल गया है। क्या वह लक्ष्य शायद मैं हूं? प्रिया ने अनुमान लगाया और ईमानदारी से पूछा। वह बेवकूफ नहीं थी। हालांकि उसे उसके द्वारा पेश की गई चीजें पसंद थीं। उनमें से आधी, जिसमें गुलाबी गाउन भी शामिल था, उसे बहुत सूट करती थीं। अविनाश ने जिस तरह से उससे बात की, जिस तरह से उसने उसके सामने काम किया, ऐसा लगा जैसे वह उसे कुछ संकेत दे रहा हो। जैसा कि उम्मीद थी, सुंदर और बुद्धिमान मिस प्रिया बहुत तेज हैं। अविनाश मुस्कुराया। चूंकि तुमने पहले ही अनुमान लगा लिया है, तो अब इसे छिपाने का कोई मतलब नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी हो, प्रिया। अविनाश ने अपनी सुनहरी आंखों में तीव्र जुनून के साथ घोषणा की। प्रिया उसकी आंखों में तीव्र नजर देखकर हैरान रह गई। उसका दिल उत्साह से उछल पड़ा, लेकिन जब उसने कुछ सोचा तो उसने आह भरी और जवाब दिया, मिस्टर कबीर, मैं आपकी भावनाओं के बारे में जानकर बहुत खुश हूं, लेकिन आपको यह समझना होगा कि भले ही मैं जवान दिखूं, लेकिन मैं 40 साल से ज्यादा की हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अविनाश ने बीच में टोका। जैसा कि मैंने कहा, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं, प्रिया। जिस क्षण मेरी नजर तुम पर पड़ी, मेरे मन में सबसे पहले यही विचार आया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी उम्र की हो। जब तक तुम मेरे खिलाफ नहीं हो, मैं कभी पीछे नहीं हटता। प्रिया चुप रही। वह अचानक अपने अंदर उमड़ने वाली भावनाओं से बहुत अभिभूत थी। खुशी, प्रसन्नता, संदेह, असुरक्षा, असंख्य भावनाएं उसके मन पर हमला कर रही थीं और वह मौके पर कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। और जैसे कि इस बारे में जानते हुए
अविनाश ने कहा, बेशक मैं यह उम्मीद नहीं करता कि तुम मुझे सिर्फ इसलिए स्वीकार कर लो क्योंकि मैंने ऐसा कहा है, और मुझे पता है कि तुम्हें इस सब के बारे में सोचने के लिए समय चाहिए होगा। क्या होगा, 2 दिन बाद हम डेट पर जाएंगे। हम पूरा दिन साथ बिताएंगे, हम शॉपिंग करेंगे, अगर तुम चाहो तो कुछ नाटक देखेंगे, साथ में नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना खाएंगे, और उसके बाद यह तुम पर निर्भर करेगा। बेशक अगर तुम तब तक भी फैसला नहीं कर पाती हो तो हम अगले हफ्ते किसी और डेट पर जा सकते हैं, और जब तक तुम अपना मन नहीं बना लेती हो तब तक हम ऐसा करते रहेंगे। हम ऐसा कर सकते हैं, प्रिया ने धीरे से कहा। हालांकि मैं तुम्हें पहले चेतावनी दे दूंगा। अविनाश फिर उसके पास गया और फिर अपना चेहरा उसके करीब ले गया और उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाया। मैं बहुत अधिकार जताने वाला आदमी हूं। एक बार तुम मुझे स्वीकार कर लो तो तुम मेरी हो जाओगी। मैं तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा, उसने मोहक ढंग से फुसफुसाया। प्रिया की धड़कनें तेज हो गईं और उसका चेहरा लाल हो गया। बहुत करीब, वह बहुत करीब था। मानो उसके विचार सुनकर अविनाश दूर चला गया और मुस्कुराया। हालांकि प्रिया, जिसे अब बेहतर महसूस होना चाहिए था क्योंकि उसका चेहरा दूर था, उसके दिल में निराशा की एक झलक महसूस हुई। अब जब हमने इस बारे में बात कर ली है तो मुझे लगता है कि बैठक समाप्त करने का समय आ गया है। अचानक उसने अविनाश को बड़बड़ाते हुए सुना और अधिक निराश महसूस किया। पैट। लेकिन फिर उसने एक आवाज सुनी और देखा कि अविनाश अपनी कुर्सी उसके बगल में ला रहा है। लेकिन चूंकि हमारे पास अभी भी समय है तो क्यों न हम इसे साथ में बिताएं। मुझे अभी भी भूख लगी है, क्या हम खाना मंगवाएं? उसने भी गिरा। उसने अपना हाथ ऐसे हिलाया जैसे कि यह सबसे स्वाभाविक बात हो। हालांकि किसी कारण से प्रिया ने भी उसे अस्वीकार नहीं किया। फिर दोनों ने कुछ समय साथ बिताया, इससे पहले कि प्रिया को अचानक याद आया। आह मिस्टर कबीर, मुझे बहुत खेद है कि मैं इसके बारे में भूल गई। मैं 2 दिन पहले आपके साथ डेट पर नहीं जा सकती। चूंकि मैं हेड मेड हूं, अगर मुझे 1 दिन की छुट्टी चाहिए तो मुझे 1 हफ्ते पहले आवेदन करना होगा। इसलिए हमें इसे 1 हफ्ते के लिए टालना होगा। अविनाश ने इसे अपने दिल पर नहीं लिया और मुस्कुराया। चिंता मत करो एडा, हम इसे आपकी गति के अनुसार लेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं कहाँ रहता हूँ। आप हमेशा मुझे एक संदेश भेज सकते हैं, भले ही आप इसे 1 और हफ्ते के लिए टालना चाहें। नहीं, मैं इसे और नहीं टालूंगी। मैं भी जल्द से जल्द डेट पर जाना चाहती हूँ, प्रिया ने शर्माते हुए कहा। अगले दिन, तो यह मुख्य नौकरानी के साथ कैसे हुआ? अवनी ने अविनाश के पास बैठकर सवाल किया और अपने कोमल हाथों से उसके बड़े डिक को सहलाया। अनहा, यह अच्छा था। मैंने उससे डेट पर चलने के लिए पूछा। अनहा, अविनाश ने खुशी से कराहते हुए उत्तर दिया। फिर उसने उसे उठाया, अपनी दाहिनी जांघ पर रखा और उसके बड़े स्तन पकड़ लिए। इतना जल्दी? ठीक है, आखिरकार आपका आदमी एक अविश्वसनीय आदमी है। अविनाश ने मुस्कुराते हुए उसके कपड़े उतार दिए और उसके संवेदनशील निपल्स पर अपनी उंगली फेरने से पहले उसके स्तनों को मसलना शुरू कर दिया। अन्ना सवाल करने से पहले अवनी का शरीर खुशी से झूम उठा। तो आप कब जा रहे हैं? उसने मुझे 1 सप्ताह के बाद मिलने के लिए कहा था, लेकिन मुझे विश्वास है कि मुझे इसे बदलने के लिए एक संदेश मिलेगा और मैं 2 दिन बाद उसके साथ जाऊंगा। अविनाश ने उत्तर दिया। आप इतने आश्वस्त कैसे हैं? क्योंकि आपका आदमी एक अविश्वसनीय आदमी है, जवाब देते हुए अविनाश मुस्कुराया। आप कोई अविश्वसनीय आदमी नहीं हैं। जब मासूमों को बेवकूफ बनाने की बात आती है तो आप बस अच्छे हैं। आन्हा
अवनी शिकायत करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही अविनाश की उंगली उसकी गुफा में घुसी, उसके शब्दों का आदान प्रदान उसकी कराह से हो गया। कौन निर्दोष है? वह जो लड़कों के लिए खिलौने ढूंढती फिर रही थी क्योंकि वह ऊब गई थी। अविनाश ने चिढ़ाया। अवनी जवाब देना चाहती थी, लेकिन अविनाश की उंगलियां उसकी दीवारों के अंदर अराजकता पैदा कर रही थीं, उसके सभी मीठे स्थानों को छू रही थीं, जिससे उसकी छोटी बहन खुशी से कांप रही थी। हालांकि वह पहले से ही 2 सप्ताह से अधिक समय से उसके साथ रह रही है, जवाब में कुछ भी न करते हुए वह उसकी चुटकी कैसे ले सकती है। उघह उसने अपने हाथ की गति बढ़ा दी और दूसरे हाथ से उसकी गेंदों को पकड़ लिया। अविनाश को जो आनंद महसूस हो रहा था वह बढ़ गया और उसकी उंगलियां धीमी हो गईं। कम से कम मैं इतना बेशर्म नहीं हूं कि किसी और के लड़के का खिलौना बन सकूं। उसने अपनी जीत व्यक्त करने वाली अभिव्यक्ति के साथ जवाब दिया, हालांकि वह इसे लंबे समय तक बरकरार नहीं रख सकी। अविनाश पहले से ही उसके शरीर के बारे में सब कुछ जानता था। इतना ही नहीं, क्रेविंग टच उसके शरीर को उसके स्पर्श के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। वह संभवतः उसका विरोध कैसे कर सकती थी? अविनाश की उंगलियां फिर से हिलीं, इस बार पिछली बार की तुलना में बहुत तेज, और अवनी का शरीर खुशी से कांप उठा। फिर अविनाश ने उसके प्रवेश द्वार के सामने अपना लिंग सरकाने से पहले उसके शरीर को बिस्तर पर रख दिया। उन्हें मुझे अब और मत सताओ। अवनी का शरीर कांप उठा जबकि उसकी छोटी बहन हताशा में चिल्ला रही थी। क्या आप मानते हैं कि आपका आदमी अविश्वसनीय है? मैं यह करती हूँ। अवनी ने तुरंत अपनी हार स्वीकार कर ली। नहीं, यह उसकी हार नहीं थी, यह महज एक सामरिक वापसी थी। वह एक बार तो खुशी के आगे झुक जाएगी और जल्द ही दूसरे हमले की योजना बनाएगी और उस पर हावी होने का दूसरा तरीका सोचेगी। अच्छी लड़की, अविनाश मुस्कुराया, इससे पहले कि उसने अपना लंड सीधे उसकी चूत में डाला। इस तरह आकर्षक कराहों से भरी एक और रात बीत गई। लेखक का नोट, क्या मुझे इस तरह के छोटे सत्र भी जोड़ने चाहिए? इससे कहानी की गति पर कोई असर नहीं पड़ेगा और हर लड़की को अपना अपना स्क्रीन टाइम भी मिल जाएगा। आप लोग क्या सोचते हैं? ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है कि मैं इस तरह के विचार के साथ आने के लिए प्रतिभाशाली हूं। ठीक है, मैं क्राउन प्लाजा जा रहा हूं। अगले दिन अविनाश ने सभी को जाने के लिए तैयार होने की सूचना दी। क्या यहां से जाना सचमुच जरूरी है? क्या तुम यहां सिर्फ 2 दिन नहीं रुक सकते? नव्या ने सवाल किया। क्या मैं कल दोपहर को आपसे मिलने नहीं आया था और आप एक राउंड के बाद भी इतने थके हुए थे कि आगे बढ़ना संभव नहीं था? जब तुमने मुझे इस तरह विदा कर दिया तो यहाँ रहने का क्या फायदा? अविनाश ने हंसते हुए कहा। नव्या शर्मिंदगी से लाल हो गई। वह जानती थी कि अविनाश सिर्फ उसे चिढ़ा रहा था, लेकिन फिर भी उसे बुरा लग रहा था। चिंता मत करो, मैं 1-2 घंटे में लौटूंगा और सबसे पहले तुमसे मिलूंगा, ठीक है? नव्या ने उत्साह से सिर हिलाया और उसकी आंखें चमक उठीं। हालांकि अवनी का बाथरूम सत्र पहले ही हो चुका था, इसलिए वह संतुष्ट थी। लूना ने मुंह बना लिया। अरे, अगर तुम्हें और अधिक चाहिए तो तुम्हें और बोलना चाहिए मेरी प्रिय लूना। अगर तुम बोलोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और मुझे कितना याद करते हो? अविनाश ने हंसते हुए कहा। लूना का चेहरा लाल हो गया और वह बुदबुदाने लगी। अगली बार पहले मुझसे मिलने आओ। फिर उसका चेहरा और भी लाल हो गया और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। ठीक है, अविनाश उसे इस तरह देखकर मुस्कुराया और उसके सिर पर हाथ फेरा। ठीक है, मैं अब जा रहा हूं। इसके बाद अविनाश ने अपना कंसील सक्रिय किया और चला गया।
क्राउन प्लाजा एक सराय थी जिसे उन्होंने बुक किया था और कबीर के रूप में रुके थे। यह वह जगह भी है जहां प्रिया योजनाओं में बदलाव होने पर एक संदेश भेजती थी। फिर वह अपनी कंसील को निष्क्रिय करने से पहले सराय के सामने आया और अंदर चला गया। आह सर कबीर, किसी ने आपको एक संदेश भेजा है। रिसेप्शनिस्ट ने उसे एक बंद लिफाफा देने से पहले उसे सूचित किया। अविनाश मुस्कुराया। उसने अपने कमरे में जाने और पत्र खोलने से पहले पुरुष रिसेप्शनिस्ट को धन्यवाद दिया। आशा के अनुसार, अविनाश ने मन ही मन सोचा। यह प्रिया का पत्र था जिसमें उसे कल की तारीख के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया था। अविनाश को पहले से ही इसकी उम्मीद थी। नहीं, ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसने सोचा था कि वह इतना सुंदर था कि वह उससे मिलने का विरोध नहीं कर सकती थी, बल्कि यह उसकी सबसे प्रबल क्षमता के कारण था। क्रेविंग टच। वह उसे छूने के लिए मिलने वाले हर मौके का उपयोग कर रहा है। कल उसने उसका हाथ पकड़कर 1 घंटा भी बिताया जब उन्होंने बात की और खाना खाया। हालांकि इसका प्रभाव अवनी जितना शक्तिशाली नहीं हो सकता है क्योंकि वह व्यावहारिक रूप से उसे तकिए की तरह गले लगाकर सोती थी और उसका वीर्य उसके पूरे चेहरे पर था। फिर भी वह दिन में कई बार उसके बारे में सोचती थी जबकि उसकी छोटी बहन प्रत्याशा में सिहर उठती थी। फिर जब वह सोचती है कि उसे उससे मिलने में 1 सप्ताह लगेगा तो यह सोचना ही उसके लिए सहन करने के लिए बहुत कठिन होगा और वह यह संदेश भेज देगी। उसका क्रेविंग टच हमेशा की तरह प्रबल था। अगली सुबह अविनाश मुस्कुराया जब उसने प्रिया को अपने सामने गुलाबी रंग की पोशाक पहने देखा जो उसने 2 दिन पहले उसे उपहार में दी थी। पोशाक उसकी गुलाबी बैंगनी आंखों से अच्छी तरह मेल खा रही थी और उसके सफेद गुलाबी बालों और उसकी सांवली त्वचा के बीच का अंतर उसे बहुत आकर्षक बना रहा था। मुझे नहीं पता कि मैंने तुम्हें यह पहले कितनी बार कहा है, लेकिन प्रिया, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, खासकर उस पोशाक में, अविनाश ने तारीफ की। जब उसने पोशाक खरीदी तो उसे अपनी पसंद पर बहुत गर्व हुआ क्योंकि यह उसकी आंखों से बहुत अच्छी तरह मेल खा रही थी। फिर उसने एक सौम्य मुस्कान के साथ अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। प्रिया के चेहरे पर एक हल्की सी लाली दिखाई दी इससे पहले कि वह उसका हाथ पकड़ती और जवाब देती। तुम भी हमेशा की तरह आकर्षक लग रही हो। धन्यवाद। तो क्या हम गाड़ी में बैठ जाएं? गाड़ी? प्रिया ने आश्चर्य से कहा। हम इस शहर में अपनी डेट का आनंद नहीं ले सकते, प्रिया? यहाँ बहुत सारी आंखें हैं, अविनाश ने जवाब दिया। कुछ देर तक इस बारे में सोचते हुए प्रिया ने भी सिर हिलाया और दोनों अविनाश द्वारा तैयार की गई गाड़ी की ओर चल पड़े। एक सज्जन व्यक्ति की तरह अविनाश ने पहले प्रिया को गाड़ी में चढ़ने में मदद की और फिर खुद भी उसमें चढ़ गया। बेशक प्रिया एक मास्टर स्टेज कल्टीवेटर थी इसलिए उसे उसकी मदद की जरूरत नहीं थी, लेकिन अविनाश उसके अच्छे व्यवहार का मौका नहीं चूकने वाला था। वे दोनों गाड़ी के अंदर बैठ गए और गाड़ी चलने लगी। बेशक अविनाश उसका हाथ पकड़ना नहीं भूला, जिसे उसने अपने चेहरे पर हल्की सी शर्म के साथ स्वीकार कर लिया। उसका हाथ गर्म लग रहा है। अविनाश के सवाल ने उसका ध्यान खींचा। उससे पहले प्रिया ने मन ही मन सोचा। तो प्रिया, हालांकि मैं चाहता हूं कि तुम मेरी औरत बनो, मुझे याद आया कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए जब हम अपने गंतव्य तक पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं तो तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओगी? खैर, मेरे बारे में वास्तव में कुछ खास नहीं है। मेरी माँ रॉयल पैलेस की पिछली मुख्य नौकरानी थी, जहां तक मेरे पिता की बात है। मुझे नहीं पता कि वह कौन है। हालांकि जब वह अपने पिता के बारे में बात कर रही थी तो उसका चेहरा घृणा से भरा हुआ था। जब वह आगे बोल रही थी तो उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। मेरी माँ ने बहुत मेहनत की, एक सामान्य नौकरानी से शुरुआत करते हुए
वह आगे बढ़ी और एक मुख्य नौकरानी बन गई। फिर उसने मुझे अगली मुख्य नौकरानी के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए अपना पूरा प्रयास किया। उसने सुनिश्चित किया कि मैं आगे एक आरामदायक जीवन जीऊं। अविनाश ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ को अपने पिछले जीवन से याद किया। माएँ सबसे अच्छी होती हैं, वह उसकी आवाज में थोड़ी उदासी थी। उसे अपने पिछले परिवार की याद आ रही थी। हालांकि वह पहले ही स्वीकार कर चुका था कि वह मर चुका है और अब वह उन्हें नहीं देख पाएगा। उसने अपना सिर हिलाया और उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान दिखाई दी। तो मेरी सास अभी कैसी हैं? हालांकि उसके चेहरे पर एक उदास भाव दिखाई दिया जब उसने जवाब दिया, वह अब इस दुनिया में नहीं है। अविनाश चुप हो गया और कुछ और नहीं बोला। उसने बस उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया ताकि उसे पता चले कि वह उसके साथ है। ओह चलो, यह हमारी डेट है। हमें अभी ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहिए। मेरी माँ मुझे दूर से देख रही होगी। अगर उसने मुझे अपनी डेट पर बहुत भावुक होते देखा तो वह मुझे मार डालेगी। प्रिया ने फिर मुस्कुराते हुए कहा। अविनाश भी मुस्कुराया। वह जानता था कि वह दुखी है, लेकिन वह इस डेट के बारे में सोचने और दिल को हल्का करने की कोशिश करने के लिए उसका सम्मान करता है। वह उसके करीब गया और उसकी कमर पकड़ ली और मोहक मुस्कान दी। तुम सही हो, तुम अभी दुखी नहीं हो सकती क्योंकि मुझे अपनी सास को यह साबित करना है कि मैं वास्तव में सबसे अच्छा व्यक्ति हूं जिसके साथ उनकी बेटी रह सकती है। मैं तुम्हारे इतने भावुक होने के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूं? प्रिया शर्म से लाल हो गई और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। अविनाश उसके बहुत करीब था, लेकिन चूंकि उसे यह बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए उसने ऐसा होने दिया। फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। अविनाश की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, अच्छा, मैं यही बात कर रहा था। देखो, तुम अपनी प्यारी मुस्कान के साथ कितनी सुंदर लग रही हो और मुस्कुराओ और भी। प्रिया ने अनुरोध करते हुए और भी मुस्कुराया। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा लाल हो गया। फिर उनकी गाड़ी लकी स्प्रिंग शहर में दाखिल हुई। उनकी डेट जारी रही क्योंकि उन्होंने पहले नाश्ता किया और फिर दोपहर का भोजन करने से पहले कुछ खरीदारी की। उन्होंने कुछ नाटक भी देखे और फिर कुछ खेल खेलने के लिए भाग्य में प्रवेश किया। एक प्रसिद्ध रेस्तरां में रात का खाना खाने के बाद और रात में हाथ डाले घूमने के बाद प्रिया अजीब नजर से अविनाश को देख रही थी। उसकी नजर से अजीब महसूस करते हुए अविनाश ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या मैं बहुत सुंदर हूं? नहीं, अविनाश ने फिर अतिशयोक्तिपूर्ण भाव से उत्तर दिया। क्या तुम मुझे बता रही हो कि मैं सुंदर नहीं हूं? यह कैसे संभव है? तुम पहली लड़की हो जो ऐसा सोचती हो। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी आंखें ठीक हैं? चलो चलो, मुझे बताओ कि ये कितनी उंगलियां हैं? फट, तुम एक नार्सिसिस्ट हो, प्रिया ने हंसते हुए कहा। अविनाश ने फिर अपने बाल ठीक किए और उत्तर दिया, बेशक मैं हूं। भगवान हर किसी को ऐसा चेहरा नहीं देते। हाँ हाँ हाँ, प्रिया उसे इस तरह से व्यवहार करते देख जोर से हंसी। फिर भी तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? अविनाश ने पूछा। मुझे तुम अजीब लगते हो, प्रिया ने बड़बड़ाया। क्या? कैसे? मैंने तो सोचा था कि तुम हमारे खाने में नशीला पदार्थ मिला दोगे और फिर मुझे एक सराय में ले जाओगे और मुझे। लेकिन तुमने नहीं। जब उसने अपना आखिरी वाक्य कहा तो उसकी आवाज बहुत धीमी थी और उसके चेहरे पर पहले से ही शर्मिंदगी थी। वह थोड़ी सी भी दिख रही थी निराश। अविनाश ने जब उसकी बात सुनी तो उसने अपने कदम रोक दिए और उसे अजीब तरह से देखा। औरत,
तुम्हारे दिमाग में किस तरह के बीमार विचार घूम रहे हैं? महिला, किस तरह के बीमार विचार उस सिर के अंदर जंगली चलते हैं? अविनाश मदद नहीं कर सकता था, लेकिन जब वह उसे सुना तो जोर से बाहर निकाला, क्या यह महिला ठीक है? उस विचार ने भी उसके दिमाग को पार नहीं किया। वे कहाँ हैं? एक उपन्यास में? और क्यों नरक वह निराश दिखता है। उनकी प्रतिक्रिया को देखकर प्रिया का चेहरा शर्मिंदगी में लाल हो गया और उसने अपना सिर नीचे कर दिया। अगर यह एक एनीमे की दुनिया होती तो उसके सिर से धुआं निकल जाता। वह कितनी शर्मिंदा थी। अविनाश को नहीं पता था कि वह क्या सोच रही थी, लेकिन वह क्या जानता था कि उसके पास एक मौका था और उस पर एक बड़ा मौका था। हाँ, वह अपने चेहरे को देखकर जोर से हंसा, जिससे वह और भी शर्मिंदा हो गया। ऐसा स्टॉप, हंसी मत करो, उसने अनुरोध किया। मैं इसकी मदद नहीं कर सकता। हाँ, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि आप ऐसा सोच रहे थे। अचानक उसने महसूस किया कि कबीर उसे खींच रहा है और उसे पास की गली में पास की दीवार पर पिन कर रहा है। उसका दिल जल्दी से धड़कने लगा और उसका चेहरा और भी लाल हो गया। उसने कबीर के चेहरे को देखा, जो उत्साह में उसके बहुत करीब था और प्रत्याशा। प्रिया, अविनाश ने बाहर बुलाया क्योंकि वह अपना चेहरा उसके करीब भी ले गया। उसका ध्यान आकर्षित करते हुए वह जारी रहा, मुझे लगता है कि आपने मुझे गलत समझा है। जब मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप मेरा हो, तो इसका मतलब है कि आपका शरीर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका दिल मेरा हो। मैं आपको आनंद के एक पल के लिए धोखा देने के लिए पर्याप्त बेवकूफ नहीं हूं और फिर आपको किसी भी अन्य बदबूदार आदमी के लिए छोड़ देता हूं। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। प्रिया के दिल की धड़कन और भी अधिक तेज हो गई। वह महसूस कर सकती थी कि उसका दिल इतना उत्साहित था कि यह भी फट गया। वह असामान्य रूप से खुश महसूस करती थी जब उसने आई वांट यू ऑल को सुना और उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान दिखाई दी। फिर उसने अपनी ठुड्डी को ऊपर उठाते हुए एक उंगली महसूस की। उसने कबीर को देखा और देखा कि उसका चेहरा उसके करीब भी बढ़ रहा था और उसके लाल होंठ एक पाउट में आगे बढ़ रहे थे। यद्यपि वह छोटी लग रही थी, वह एक 40 वर्षीय महिला थी। वह कोई निर्दोष नहीं थी और वह जानती थी कि यह कहां जा रहा है। उसने अपने मन, भय, उत्साह, घबराहट और प्रत्याशा के साथ अलग अलग भावनाओं को महसूस किया। उसकी गुलाबी बैंगनी आंखें अविनाश की सुनहरी आंखों में देखती थीं, जो असंबद्ध इच्छा और जुनून से भरी हुई थीं। जैसे ही उसने अपनी टकटकी पर ध्यान दिया, उसकी प्रत्याशा जीत गई और अन्य सभी भावनाओं पर हावी हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसे जो चाहे उसे करने का फैसला किया। उसे लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ा, जब तक कि वह अपने आप को छूने वाले होठों की एक बेहद नरम जोड़ी महसूस कर रही थी। जैसे कि उनकी अपनी इच्छा थी, उसके होंठ आगे बढ़े और उसके साथ घुल मिल गए। अविनाश के होठों ने उसके निचले होंठ को चूसा, जबकि लक्ष्यों का आदान प्रदान करने से पहले उसका ऊपरी एक चूसा। प्रिया को कबीर के होंठ दूर ले जाने से पहले उन्होंने एक लंबा चुंबन साझा किया। उस पल में उसका मन निराशा से भर गया था। वह नहीं चाहती थी कि चीजें जल्द ही समाप्त हों। वह अधिक चाहती थी। कहाँ जा रहा है? उसने फिर कबीर की आवाज सुनी। हालांकि मैंने आपके भोजन को ड्रग करने और आपको अपने बिस्तर में मजबूर करने की योजना नहीं बनाई, लेकिन मैंने एक रात को राबिश यू के लिए एक सराय बुक किया। आश्चर्य में अपनी आंखें खोलते ही प्रिया का चेहरा लाल हो गया। आपने एक सराय बुक किया? बेशक, एक आदमी को हमेशा तैयार रहना चाहिए अगर उसे अपना मौका मिल जाता है।
बेशक यह सब आप पर निर्भर करता है। यदि आप इसे नहीं चाहते हैं तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। अविनाश ने उसके लिए निर्णय छोड़ दिया। प्रिया के विचार जल्दी से चले गए। वह वास्तव में उलझन में थी। उसे लगा कि सब कुछ बहुत तेजी से चल रहा है और उसे थोड़ा और समय तक इंतजार करना चाहिए, लेकिन उसने यह भी अनुमान लगाया कि यह कैसा लगेगा और उसका दिल उत्साह से जल गया। वह अपने बालों को पकड़ना चाहती थी और उन्हें खींचो। वह बहुत उलझन में थी। हालांकि इससे पहले कि वह बहुत ज्यादा सोच पाती, अविनाश की आवाज उसके सिर में लग रही थी। हालांकि मैं कहूंगा, यदि आप आज के मौके को याद करते हैं तो आप इसे भविष्य में पछतावा करेंगे, क्योंकि मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि यदि आप इसे स्वीकार करते हैं। अविनाश का चेहरा उसके करीब चला गया क्योंकि वह उसके कानों में फुसफुसाए। ये अगले कुछ घंटे आपके पूरे जीवन में सबसे अच्छे कुछ घंटे होंगे। प्रिया ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर थरथराहट है। उसने फैसला किया था, हालांकि यह सामान्य से थोड़ा तेज था। यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि उन दोनों ने अच्छी तरह से बंधे थे। जब वह कबीर के साथ होता है तो उसका दिल खुश महसूस करता है। वह भी चाहती थी कि समय धीमा हो जाए ताकि वह उसके साथ अधिक समय बिता सके। कल जब वह महल में काम कर रही थी तो उसका चेहरा लगातार उसके दिमाग में दिखाई दे रहा था। वह उसे जल्दी से देखना और मिलना चाहती थी। भावना इतनी तीव्र थी कि उसने अपने कुछ संबंध का इस्तेमाल किया ताकि वह उस व्यक्ति को पैलेस नौकरानियों की सभी छुट्टियों को देखने के लिए मजबूर कर सके। फिर उसने कबीर पर नजर डाली, जो उसे इच्छा से भरी आंखों से देख रही थी, और उसकी योनि के अंदर एक चिकोटी महसूस हुई। उसने फिर एक गहरी सांस ली और आखिरकार अपना फैसला किया। वह करेगी। वह आज अपनी पहली रात का अनुभव करेगी। अभी अविनाश प्रिया के सामने खड़ा था और उसकी कड़ी हरकतों और उसके चेहरे से कभी न छूटने वाली लालिमा से वह जानता था कि वह एक ही समय में घबराई हुई और उत्साहित थी। वह मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ा और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। अनह उसकी अचानक हरकत से प्रिया आश्चर्य से चिल्लाया। फिर अविनाश ने अपना कठोर शरीर बिस्तर पर रखा और संतुष्टि से मुस्कुराई। यह देखकर कि वह किस तरह उसकी नजरों से बच रही थी, वह मुस्कुराया और मन ही मन वादा किया कि वह इसे उसकी सबसे अच्छी रात बना देगा। अविनाश के हाथ उसके गाउन की ओर बढ़े और फिर उसने उसे धीरे धीरे उतारना शुरू कर दिया। जब भी उसके हाथ उसकी त्वचा को छूते थे, प्रिया का शरीर झटका खाता था, जिससे पता चलता था कि वह कितनी घबराई हुई थी। शांत हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, उसने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए धीरे से कहा। फिर जैसे कि उसने कुछ सोचा हो, उसने खुद को सही किया। ठीक है, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, लेकिन तुम्हें इससे घबराने की जरूरत नहीं है। उनके चेहरे पर पहले जैसी ही सौम्य मुस्कान थी। प्रिया के होंठ फड़क उठे। क्या आप खुद का खंडन नहीं कर सकते? मैं यहाँ पहले से ही बहुत घबराया हुआ हूँ। हालांकि चूंकि उसके सिर को थपथपाना अच्छा लगा, उसने उसे वह करने की अनुमति दी जो वह चाहता था। उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जब वह यह सब सोच रही थी तो उसका शरीर शांत हो गया था। फिर अविनाश ने उसका गाउन उतार दिया और आश्चर्य से बुदबुदाया। रॉयल पैलेस की एक गंभीर प्रधान नौकरानी सेक्सी काले रंग की ब्र और पैंटी पहनती है। यह आश्चर्य की बात है। प्रिया शर्मा गई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, अविनाश ने जारी रखा। बेशक यह एक गर्मजोशी से स्वागत किया गया आश्चर्य है। आप बहुत आकर्षक लगते हैं, विशेष रूप से आपकी बिना दाग वाली और बिना टैन वाली त्वचा का यह संयोजन। अविनाश ने नीचे झुकने और उसके होठों को सील करने से पहले तारीफ की। हालांकि इस बार उसकी जीभ ने मोर्चा संभाल लिया और उसके मुंह में चली गई।
उसे आश्चर्य हुआ कि डरपोक होने के बावजूद प्रिया की जीभ ने उसकी जीभ को जवाब दे दिया और दोनों एक दूसरे के साथ घुलने मिलने लगे। उसका हाथ खाली नहीं रहा और उसने जल्दी से उसकी पैंटी और ब्र को हटा दिया और उसके बड़े दूधिया स्तनों को आजाद कर दिया। उसके बाद उसने चुंबन समाप्त कर दिया और उसके होंठ नीचे की ओर बढ़े, उसकी ठुड्डी को चूमा, फिर उसकी गर्दन और उसके कंधे को चूमते हुए उसके स्तनों की ओर बढ़ा। अनहर जैसे ही उसने उसके निपल को चूमा, उसे उसके शरीर में ऐंठन महसूस हुई। चाटना शुरू करने से पहले उसने उसके गुलाबी निपल को फिर से चूमा। आन्हर हम्मा उसे इस तरह कराहते देख अविनाश ने कुछ सोचा। क्या मेरा सिद्धांत सही था? क्या सभी बड़े स्तन वाली महिलाओं के निपल्स उनके कमजोर बिंदु होते हैं? जैसे ही उसका हाथ उसकी छोटी बहन की ओर बढ़ा, उसने अपना सिर अंदर की ओर हिलाया। उसने उसके प्रवेश द्वार के चारों ओर अपनी उंगली घुमाई और उसे जी भर कर चिढ़ाया। अन्ना उसका शरीर और भी अधिक कांप गया। उसने अपने शरीर को थोड़ा हिलाने की कोशिश की ताकि वह उसकी उंगली को अपनी बिल्ली के अंदर ले सके, लेकिन अविनाश बस मुस्कुराया और अपनी उंगली हटा दी। कबीर ऐसा मत करो। क्या करना है? अविनाश ने मासूमियत से सवाल किया। कबीर मुझे मत छेड़ो, मैं तुमसे विनती करती हूं। अविनाश ने उसकी ओर देखते ही भौहें चढ़ा लीं। फिर उसने देखा कि उसकी आंखों के आंसू कोने में जमा हो गए थे, जो किसी भी क्षण गिरने को तैयार थे। वह इतनी संवेदनशील क्यों है? क्या यह क्रेविंग टच के कारण है? अविनाश ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से अपनी बीच वाली उंगली उसकी चूत में डाल दी। आन्ह प्रिया का शरीर थोड़ा सा हिल गया और वह आया। वह अविनाश की उंगली उसकी योनि में प्रवेश करने के ठीक बाद आई थी। आप आए? अविनाश ने आश्चर्य से प्रश्न किया। यह कैसे संभव है? क्या उसका चिढ़ना उसके लिए कुछ ज्यादा ही था? क्या यह क्रेविंग टच के कारण था? क्या इसका असर उन पर भी तेज हुआ? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपनी क्षमताओं के बारे में सब कुछ पढ़ा था और ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया था। मैं ठीक हूं। आप जारी रख सकते हैं। उसकी आवाज से वह अपनी श्रद्धा से बाहर आ गया। फिर उसने उसके चेहरे की ओर देखा और आने के बाद थका हुआ दिखने के बजाय उसके चेहरे पर प्रत्याशा और अधिक की चाहत झलक रही थी। यह महिला थोड़ी अजीब है। बेशक अविनाश ने इसके बारे में बिल्कुल भी शिकायत नहीं की। वह बुरी तरह मुस्कुराया और उसने अपनी तर्जनी भी अंदर डाल दी। अन्ना फिर उसकी उंगलियां धीरे धीरे उसकी नहर में चली गईं, क्योंकि उसने उसके चेहरे में बदलावों को देखा। अनहर हर बार जब वह कराहती है या उसकी अभिव्यक्ति बदल जाती है, तो थोड़ी देर बाद उसी स्थान को छूने और अपने विचारों की पुष्टि करने से पहले उसने उस स्थान को नोट किया। अन्न 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 कुछ ही मिनटों में उसके सभी कमजोर बिंदु उसके दिमाग में सहेजे गए और उसने विशेष रूप से उन स्थानों को छुआ जिससे प्रिया अनियंत्रित रूप से कराहने लगी। हमारी 2 बार की वर्जिन अब प्रोफेशनल बन गई है। एक अनुभवी साहसी की तरह उसकी गुफा का पता लगाने के बाद अविनाश ने अपना सिर नीचे किया और उसके एक और कमजोर बिंदु उसके निपल को चाटना शुरू कर दिया। आहा! जैसे ही उसकी गुफा कड़ी हुई, प्रिया का शरीर खुशी से झूम उठा। अविनाश ने उस पर कोई दया नहीं दिखाई। इसके विपरीत उसने अपनी गति बढ़ा दी और उसकी उंगलियों ने उसकी योनि के अंदर एक आनंदमय तबाही मचा दी। आनन्हा प्रिया की पीठ ऊपर की ओर झुक गई, उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ गईं क्योंकि उसकी गुफाएं और भी अधिक कड़ी हो गईं। अविनाश ने यह मौका लिया और उसके निपल को काट लिया। मैं आ रहा हूं कम्मिंग। जैसे कि कोई बटन दबाया गया हो,
उसकी तंग गुफा ढीली हो गई और बड़ी मात्रा में ताजा रस बाहर निकल गया। तभी उसका शरीर जोर जोर से सांस लेते हुए बिस्तर पर गिर पड़ा। हालांकि अविनाश खड़ा हो गया और उसने अपना पहले से ही बड़ा डिक उसके प्रवेश द्वार पर रखा और उसे ऊपर और नीचे सरकाया। किसी भी संयोग से आप यह नहीं सोच रहे हैं कि यही है ना? किसी भी संयोग से आप यह नहीं सोच रहे हैं कि यही है ना? यह हाँ डॉट यह हाँ है डॉट नहीं, प्रिया ने जोर जोर से सांस लेते हुए बड़बड़ाया। उत्तर देते समय अविनाश के शैतानी रूप से सुंदर चेहरे पर एक बुरी मुस्कान दिखाई दी। बिल्कुल नहीं। इसके साथ ही उसने अपना लंड, जो उसके रस से भीगा हुआ था, एक ही बार में उसके अंदर डाल दिया। आहम। हालांकि जल्द ही उसे अविश्वसनीय जकड़न का सामना करना पड़ा और उसे लगा कि उसने कुछ तोड़ दिया है। वह कुंवारी थी। अविनाश मन ही मन चिल्लाया, रॉयल पैलेस की नौकरानी कुंवारी कैसे हो सकती है? उसने इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखा है और जानता था कि हालांकि नव्या और लूना सुरक्षित थीं क्योंकि वे अवनी की नौकरानियां थीं, लेकिन हर नौकरानी इतनी भाग्यशाली नहीं थी। अधिकांश नौकरानियों को बिना किसी शिकायत के अपने मालिकों और कभी-कभी अपने मालिक के मेहमानों की सेवा करनी पड़ती है। यह रॉयल पैलेस की नौकरानियों के लिए विशेष रूप से सच था, जहां कई आगंतुक आते हैं। हालांकि एक मुख्य नौकरानी अपनी स्थिति के कारण सुरक्षित रहने में सक्षम हो सकती है, लेकिन प्रिया शुरू से ही मुख्य नौकरानी नहीं थी। उसने एक सामान्य नौकरानी के रूप में शुरुआत की थी और मुख्य नौकरानी के रूप में उसकी मां की पहचान उसकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं थी। यही कारण था कि अविनाश इतना आश्चर्यचकित था। जहां तक उसकी शुरुआती कठोरता का सवाल है, उसने बस यही सोचा था कि यह शायद उसका किसी ऐसे व्यक्ति के साथ पहली बार होगा जिसे वह थोड़ा बहुत पसंद करती है। हालांकि उसकी तंग दीवारों को उसके डिक के चारों ओर जकड़ते हुए महसूस करना, जैसे कि उसे निगलना चाहता हो, उसे पता था कि वह गलत था। वह इतना लापरवाह होने के लिए खुद को मारना चाहता था। क्या आप हो? वह पूछना चाहता था कि क्या उसे चोट लगी है, लेकिन जब वह अपने होंठ काट रही थी तो उसकी बाहों से उसकी आंखें ढकी हुई थीं। उसे देखकर उसे पता चला कि वह दर्द को छिपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसे और भी दोषी महसूस हुआ, लेकिन उसने उसे न बताने के उसके फैसले का सम्मान किया और अज्ञानतापूर्वक काम किया। फिर वह नीचे झुका और उसके गुलाबी निपल को चाटना शुरू कर दिया, दर्द को आनंद से कम करने की कोशिश की। मम्मा। ऐसा लग रहा था कि उसका तरीका काम कर गया क्योंकि उसने एक हल्की सी कराह सुनी। उसने उसके निप्पल को चाटना जारी रखा और अपने हाथ से उसके दूसरे स्तन को मसल दिया। मम्मा। हालांकि जैसे ही उसने उसके स्तनों को छुआ, वह और भी जोर से कराह उठी। हम्मा। क्या उसका कमजोर बिंदु उसका निपल नहीं बल्कि उसके स्तन हैं? अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए उसने उसके स्तनों को और भी अधिक मसला और महसूस किया कि उसकी योनि हिलने लगी है और अधिक रस छोड़ने लगी है। तो ऐसा ही है। अपने सिद्धांत की पुष्टि करते हुए अविनाश ने उसके दोनों स्तनों को मसलना जारी रखा और जल्द ही उसे महसूस हुआ कि उसकी दीवारें थोड़ी ढीली हो रही हैं। वह थोड़ी देर और ऐसे ही रुका रहा और फिर उसने अपना लंड बाहर निकाला और उसे और जोर से पटक दिया। आन्ह। जैसे ही उसकी दीवारें उसके डिक के चारों ओर कड़ी हो गईं, एड़ा कराह उठी। उघघ अविनाश भी खुशी से गुर्राया। उसकी तंग दीवारें आश्चर्यजनक रूप से अच्छी लगीं। उसे अपने लिंग को बाहर खींचने और फिर से अंदर डालने से पहले उसकी जकड़न का आदी होने में थोड़ा समय लगा। आन्ह। उसकी जकड़न की आदत पड़ने के बाद अविनाश की हरकतें आसान हो गईं और उसने धीरे धीरे अपने धक्के की गति बढ़ा दी। आन्ह 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 आन्ह।
जितना अधिक वह उसमें घुसा, प्रिया उतना ही अधिक विलाप करने लगी। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से हिल गया और बिना किसी प्रतिरोध के उसके धक्के को स्वीकार कर लिया। वह किसी भी तरह इसका विरोध करने के लिए बहुत थक गई थी और चूंकि वह कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अपने शरीर को उस पर भरोसा करने का फैसला किया। बेशक खुशी की लहरें और तरंगे जो उसके मन और शरीर पर लगातार हमला करती रहती थीं, उसके विचारों को और भी मजबूत करती हैं। यह बहुत अच्छा लगता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना अच्छा महसूस कर सकती है। और तो और भी बढ़ता जा रहा था। वह सही था। अगर मैंने आज इसे अस्वीकार कर दिया होता तो मुझे जीवन भर इसका पछतावा होता। आनहघ। अचानक खुशी के एक झटके ने उसके शरीर पर हमला किया। फिर उसने देखा कि उसके स्तनों के चारों ओर कबीर की पकड़ मजबूत हो गई थी, जिससे उसका शरीर दर्द और आनंद की एक अजीब अनुभूति से भर गया। अविनाश ने महसूस किया कि उसकी दीवारें कस रही हैं और उसकी चूत हिल रही है, यह जानते हुए कि उसका शरीर पहले से ही संवेदनशील था और फिर से वीर्यपात करने वाला था। उसने अपने विशाल लंड को और भी गहरा करने से पहले उसके पैरों को उठाया और अपने कंधे पर रख लिया। आन्हा आन्हा आन्हा। उसकी हरकतें थोड़ी कठोर हो गईं, लेकिन प्रिया ने इसकी परवाह नहीं की क्योंकि वह खुशी से कराह रही थी। उसके विचार पहले से ही खराब थे। यह बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा हुआ कि वह सीधे सोचने में असमर्थ थी। वह बस इतना जानती थी कि उसे कराहते रहना है ताकि आनंद कभी न रुके। कभी नहीं। तो वह बस कराह उठी। अविनाश को लगा कि उसकी गुफा अपनी सीमा तक कस गई है। इससे पहले कि वह अचानक ढीली हो जाए, उसका शरीर ऊपर की ओर झुक गया, आंखें पीछे मुड़ गईं और उसकी जीभ बाहर निकल आई। वह आया। उघ, मैं कमिंग हूं। उसका पूर्ण अहंकारी चेहरा देखकर अविनाश का लंड हिल गया और उसने उसकी दीवारों को सफेद रंग से रंग दिया। फिर उसका शरीर प्रिया के बगल में गिर गया और ऊर्जा की एक बड़ी लहर उसके थके हुए शरीर में प्रवेश कर गई और साथ ही एक बहुत ही परिचित ध्वनि उसके सिर के अंदर सुनाई दी। वह अच्छी तरह जानता था कि यह ऊर्जा किस चीज से बहुत उत्साहित है। आखिरकार वह आगे बढ़ा और अपना मिशन पूरा किया। डिंग। मिशन पूरा हुआ। मिशन प्रिया अग्रवाल को। विवरण ठीक है, प्रिया अग्रवाल को। इनाम 10 सिस्टम पॉइंट। चेतावनी, यदि मिशन विफल हो जाता है तो क्षमता क्रेविंग टच अक्षम कर दी जाएगी। समय सीमा 15 दिन, 11 दिन शेष। मिशन स्थिति पूर्ण। इनाम सिस्टम इन्वेंटरी को भेजा जाएगा। जैसे ही वह अपना स्टेटस खोलने ही वाला था, उसे एक कमजोर आवाज सुनाई दी। क्या होगा अगर आप अगले दौर के लिए मेरे हाथों को बेड़ के कोने से बांध दे? क्या? आगे की कहानी सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ अल्टीमेट हारम सिस्टम के अगले में। और हाँ, अगर कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट जरूर करें।